नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने एक जज को फाइनली बर्खास्त ही कर डाला। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने उस जज से यहां तक कह दिया कि आप जुडिशरी तो छोड़िए, किसी भी सरकारी सेवा के लायक ही नहीं हैं। और फिर हाईकोर्ट के उस फैसले पर मुहर लगाते हुए जज को सेवा से पूरी तरह बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि यह केस इतना सीधा है नहीं जितना यह फैसला सुनकर लग रहा है। दरअसल जज प्रभाकर ग्वाल के बर्खास्तगी की नौबत जिस वजह से आई है वो बहुत पेचीदा है। इस रिपोर्ट में आप जानेंगे कि कैसे जज और उनकी पत्नी ने चीफ जस्टिस तक पर क्रिमिनल केस कर दिया था। कई मंत्री, नेता, पुलिस, हर कोई इनके निशाने पर आया था और यह केस ही इन पर भारी पड़ता चला गया। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू भी है कि आखिर उस जज और उनकी पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें इतने सीरियस स्टेप्स लेने पड़ गए थे जो अंततः बर्खास्तगी का भी कारण ही बन गया। तो चलिए इस खबर के अंत तक आपको बने रहना पड़ेगा ताकि सारी बातें आपके सामने क्लियर हो जाएं। इसके लिए पहले प्रभाकर ग्वाल के इस पूरे केस को भी समझना पड़ेगा और कैसे कैसे इन पर सजा बढ़ती चली गई वो भी समझिए। प्रभाकर ग्वाल एक न्यायिक अधिकारी थे जो छत्तीसगढ़ में कार्यरत थे। इस मामले में ग्वाल की पत्नी ने कई लोगों, जिसमें उस समय के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर जस्टिस शामिल थे, उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए। यह कार्यवाही ग्वाल के खिलाफ गंभीर मानी गई क्योंकि यह उनके आचरण और व्यवहार को लेकर सवाल उठाने लगे थे। इस घटना के बाद हाईकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हुई और उस पूर्ण न्यायिक परिषद ने ग्वाल की बर्खास्तगी की सिफारिश की और उन्हें सेवा से बेदखल कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत लिया गया, जो कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना पूर्ण जांच के भी कार्रवाई की अनुमति देता है। मतलब इनके मामले की पूरी जांच शायद नहीं हो पाई। अब इसके बाद जज ग्वाल ने अगला कदम उठाया, वो हाईकोर्ट गए। उन्होंने अपनी बर्खास्तगी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चैलेंज किया, याचिका दायर की। हालांकि जो सिंगल बेंच थी, एकल पीठ और डिवीजन बेंच, दोनों जगह उनकी याचिका खारिज कर दी गई और उनकी बर्खास्तगी को सही ठहराया गया। एकल पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि ग्वाल जानबूझकर यह कदम उठा रहे थे और इसके परिणामों से अवगत थे। साथ ही फुल कोर्ट के पास इस कार्रवाई के लिए पर्याप्त कारण भी मौजूद थे, जिसके आधार पर अनुच्छेद 311(2)(b) लागू किया गया। अब जज ग्वाल के पास विकल्प क्या बचा? ग्वाल ने दावा किया कि एकल पीठ के जस्टिस ने उनके मामले में पक्षपात किया क्योंकि वे फुल कोर्ट की बैठक में शामिल थे जिसमें उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश हुई थी और फिर उसी मामले की सुनवाई में भी भाग लिया। तो उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दस्तावेजों को दबाया गया और विभागीय जांच की कमी थी, जो उनके खिलाफ पक्षपात को दर्शाता है। वैसे उस अनुच्छेद में यह राइट कोर्ट को ही मिला हुआ है कि कैसे जज पर एक्शन लेना है। ऐसे में ग्वाल को उम्मीद लगी कि अगर सिंगल बेंच में बात नहीं हुई तो डिवीजन बेंच में चलते हैं। डिवीजन बेंच का जो निर्णय था वो समझिए। डिवीजन बेंच ने ग्वाल की अपील को खारिज करते हुए कहा कि उनकी बर्खास्तगी केवल एक घटना के कारण नहीं हुई, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया थी। ग्वाल ने बार बार चीफ जस्टिस, सीनियर जस्टिस और अन्य जुडिशियल ऑफिसर्स के खिलाफ गलत, अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियां की थी। कोर्ट ने कहा यह उनके आचरण का मामला था जो किसी भी न्यायिक सेवा के लिए उपयुक्त नहीं था। इसलिए फुल कोर्ट ने अनुच्छेद 311(2)(b) का उपयोग करते हुए जांच के बिना उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की थी। एक आचरण आपका करियर खा सकता है। लेकिन फिर यह हार नहीं मानी, ये सुप्रीम कोर्ट गए ग्वाल साहब। ग्वाल ने अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की, लेकिन 26 सितंबर 2025 को जस्टिस विक्रम नाथ उनकी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ग्वाल न केवल न्यायिक सेवा बल्कि किसी भी सरकारी सेवा के लिए योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला केवल एक कदम चिन्ह तक ही नहीं था, बल्कि उनके पूरे व्यवहार और आचरण ने उन्हें इस पद के लिए अयोग्य बना दिया है। अब यहां यह समझना जरूरी है कि आखिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहे ग्वाल
प्रभाकर ग्वाल और उनकी पत्नी के साथ ऐसा क्या हो रहा था कि उन्हें चीफ जस्टिस पर भी क्रिमिनल केस करना पड़ा और अंत में नौकरी भी पति की चली गई। दरअसल प्रभाकर ग्वाल जो छत्तीसगढ़ में एक न्यायिक अधिकारी थे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुकमा में पोस्टेड थे, और उनकी पत्नी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस, अन्य जजों, सीनियर पुलिस ऑफिसर और कुछ मिनिस्टर्स के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। यह विवाद 2015 के आसपास शुरू हुआ जब ग्वाल और उनकी पत्नी ने दावा किया कि उनके खिलाफ एक सुनियोजित साजिशें रची जा रही थी। तो आइए इस घटना की मुख्य वजहों और घटनाओं को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जज ग्वाल और उनकी पत्नी ने यह दावा किया कि हमने जब कई केसेस में भ्रष्टाचार उजागर किए तब से ही हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। ग्वाल ने दरअसल छत्तीसगढ़ में पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट पेपर लीक घोटाले को उजागर किया था। इस मामले में 5 लोगों को दोषी ठहराया, जिसके बाद एक भाजपा विधायक रामलाल चौहान ने उन्हें धमकी दी थी। उनकी पत्नी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस उत्पीड़न की शिकायत की थी। इसके अलावा ग्वाल ने कोर्ट बिल्डिंग के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसमें ठेकों में अनियमितताओं का दावा शामिल था। ट्रांसफर और उत्पीड़न का भी आरोप उन्होंने लगाया। ग्वाल का कहना था कि उनके इन कदमों, जैसे उन्होंने करप्शन को एक्सपोज किया, उसके कारण उच्च न्यायिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और कुछ मंत्रियों ने उनके खिलाफ साजिश रची। उन्होंने दावा किया कि इन प्रभावशाली लोगों ने उनका बार बार ट्रांसफर करवाया, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जैसे सुकमा और दंतेवाड़ा में, जहां उनकी सुरक्षा को भी खतरा था। उनकी पत्नी ने शिकायत में कहा कि पुलिस और प्रशासन ने उन्हें जज के रूप में उचित सुरक्षा नहीं दी, जो उनके जीवन के लिए खतरा बन गया। ऐसे में जज ग्वाल ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया। तो जज प्रभाकर ग्वाल ने कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की। यह सब भी आचरण का कारण बन गया। यह कदम उनके सीनियर के साथ टकराव का बड़ा कारण बनता चला गया। उन्होंने आदिवासियों की गलत गिरफ्तारी और सुनवाई में पुलिस की गड़बड़ियों को भी उजागर किया था, जिससे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी नोकझोंक बढ़ती चली गई। तो इसलिए मैंने कहा कि यह केस पेचीदा है। आपको बर्खास्त हुए जज का पहलू मैं बता रहा हूं। इस वजह से यह केस बड़ा हो गया और यह माना गया कि ग्वाल और उनकी पत्नी ने बार बार जजों, पुलिस अधिकारियों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों पर सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक और निराधार आरोप लगाए हैं। इनमें भ्रष्टाचार, साजिश और नियमों की अनदेखी जैसे गंभीर दावे शामिल थे। अब आपको तय करना पड़ेगा कि इनकी बर्खास्तगी सही थी या जो आरोप लगा रहे थे वो बेबुनियाद थे। यह निर्णय तो बिना जांच के माना गया है, जैसा कि इनका दावा है। जो 311(2)(b) कानून है वो समझिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त या हटाए जाने से पहले जांच और सुनवाई का अवसर दिया जाता है। हालांकि इसके तहत एक प्रावधान बी है, वो है जो कहता है यदि प्राधिकारी को यह संतुष्टि हो कि किसी कारण से जांच करना व्यवहारिक ही नहीं है, तो वह लिखित में कारण दर्ज करके जांच के बिना कार्रवाई कर सकता है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ग्वाल का व्यवहार इतना गंभीर था कि जांच की आवश्यकता नहीं थी और उनकी बर्खास्तगी उचित थी। इसमें 2-3 बातें उठती हैं। पहला पॉइंट है कि न्यायिक स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही। यह मामला जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच संतुलन को उजागर करता है। जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 के तहत न्यायाधीशों को उनकी आधिकारिक भूमिका में संरक्षण मिलता है, लेकिन क्या यह संरक्षण दुरुपयोग के खिलाफ भी लागू होता है? पॉइंट नंबर 2, जनता का भरोसा। 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारतीय न्यायपालिका पर जनता का भरोसा 15% कम हुआ है, जो पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है। लोअर कोर्ट्स के कई जज बर्खास्त भी हुए हैं, यह भी आप जानते हैं। अनुच्छेद 311(2)(ब) का उपयोग, इस प्रावधान का उपयोग दुर्लभ है और इसने इस मामले में विवाद पैदा किया है, क्योंकि कुछ का मानना है कि बिना जांच के कार्रवाई निष्पक्ष नहीं हो सकती है। तो फिर जज के साथ इंसाफ हुआ या नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक में उन्हें राहत नहीं मिली है। यह मामला भारतीय न्यायपालिका में
आंतरिक अनुशासन और जवाबदेही की जटिलताओं को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्पष्ट करता है कि न्यायिक अधिकारियों से उच्च नैतिक मानकों की अपेक्षा की जाती है और किसी भी गंभीर उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि जनता और विशेषज्ञों के बीच इस बात पर बहस जारी है कि क्या इस तरह के मामलों में अधिक पारदर्शिता और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है, यह समझना पड़ेगा। क्योंकि जो हायर कोर्ट के जज हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहां के जजों को बर्खास्त कर देना, उनकी नौकरी छीन लेना, उन्हें पद से हटाना आसान नहीं है। नहीं तो जस्टिस शेखर यादव हो या जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला हो, आज भी विवादों में है, लेकिन इसमें कोई फैसला अभी तक आया नहीं है। महाभियोग ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन लोअर कोर्ट के जज आसान शिकार बन जाते हैं, उन्हें बार बार बर्खास्तगी भी झेलनी पड़ती है। तो देखते हैं कि इस मसले पर आगे कोई गुंजाइश है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।